नमस्कार साथियों, अनिश कुमार शुक्ल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एग्री थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। यहां पर दोस्तों आपका कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान, एग्रीकल्चरल फिजिक्स एंड क्लाइमेटोलॉजी, जो आपका क्लास 11th एग्रीकल्चर में सब्जेक्ट है, उसका हम आप लोगों को मतलब देखा जाए तो 90% सिलेबस कवर करा दिए हैं। कितना सिलेबस कवर करा दिए हैं? 90%। और वो भी आपका 14 लेक्चर्स में 90% सिलेबस कवर है। अब आज चूंकि हम 5 यूनिट मैंने आपको बताया था फिजिक्स में, मैकेनिक्स, हीट, लाइट और वेव, इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से हमने आपको मैकेनिक, हीट, लाइट, वेव कंप्लीट करा दिया। 5वीं यूनिट है आपकी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और ये यूनिट हम 4 लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्योंकि काफ़ी बड़ी यूनिट है, ठीक है। तो आज का लेक्चर 15 और आगे 16, 17, 18, इन चारों लेक्चर्स में हम जो है इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 100% सिलेबस कवर हो जाएगा कृषि भौतिकी एवं जलवायु विज्ञान का। चलिए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में शुरू करते हैं। इसको वैद्युत बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए क्या लिखा हुआ है, भौतिक विज्ञान। आपको याद रखना है, भौतिक विज्ञान, इसको भौतिकी बोल सकते हैं कि भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत आवेश का अध्ययन किया जाता है उसे वैद्युत कहते हैं। यानी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द इलेक्ट्रिकल, जो आवेश का जो भी आपका होता है, ठीक है, उसी को कहते हैं वैद्युत, ठीक है। जिसमें हम वैद्युत आवेश का स्टडी करते हैं उसी को हम कहते हैं यहाँ पर वैद्युत, ठीक है। जहाँ पे हम जो आवेश है उसका स्टडी करेंगे, इलेक्ट्रिकल आवेश का, तो उसको उसी मतलब ब्रांच को कहते हैं वैद्युत, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 प्रकार के वैद्युत हो सकते हैं। वैद्युत 2 प्रकार की होती है ये शाखा। पहला स्थिर वैद्युत, इसी को स्थिर वैद्युत की बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और दूसरा है गतिक वैद्युत, है गतिक वैद्युत की, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ओके, देखिए स्थिर वैद्युत के अंतर्गत जो है स्थिर आवेश का स्टडी करते हैं और गतिक वैद्युत के अंतर्गत गतिमान आवेश का अध्ययन करते हैं। छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि 10 नंबर आते हैं आपके वैद्युत से, इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? देखिए, यानी फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ, यानी देखिए इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, उसी को कहते हैं आप वैद्युत, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज यानी वैद्युत आवेश जो है, ये इलेक्ट्रॉन की कमी अथवा अधिकता को वैद्युत आवेश कहते हैं। बड़ी छोटी सी परिभाषा है। इसी को आप देखिए क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, देखिए वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अथवा चुंबकीय घटनाएं दर्शाता है, ठीक है। कोई भी वस्तु है जिसके कारण वो चुंबकीय वस्तु वैद्युत अथवा चुंबकीय घटनाएं दर्शा रहा है, यानी मैग्नेटिक जो भी फिनोमिनन है उसको इंडिकेट कर रहा है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश। यहाँ पर देखिए जैसे हमने आपको 2 प्रकार को वैद्युत बताया, स्थिर वैद्युत की, गतिक वैद्युत की, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो इसी प्रकार से आवेश भी 2 प्रकार का होता है, धनावेश यानी पॉजिटिव चार्ज और ऋणावेश यानी नेगेटिव चार्ज। धनावेश का अर्थ मतलब है इलेक्ट्रॉनों की कमी और ऋणावेश का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। वैद्युत आवेश देखिए ये अदिश राशि है और व्युत्पन्न राशि है, ठीक है। अदिश राशि का मतलब है कि इसमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वैद्युत आवेश का एसआई मात्रक आपको पहला से ही पता होगा, कूलाम होता है, और दूसरा इसको बोल सकते हैं एम्पियर सेकेंड, ये इसका मात्रक होता है। वीमी सूत्र 80 होता है, ठीक है। वैद्युत आवेश के छोटे मात्रक, जैसे कूलाम तो बड़ा मात्रक है, छोटे मात्रकों में माइक्रो कूलाम आएगा, पिको कूलाम आएगा और नैनो कूलाम आएगा, ठीक है। माइक्रो, नैनो और पिको कूलाम। फिर एक माइक्रो कूलाम में 10⁻⁶ कूलाम होते हैं, एक नैनो कूलाम में 10⁻⁹ कूलाम होते हैं और एक पिको कूलाम में 10⁻12 कूलाम होते हैं। फिर यहाँ पर देखिए वैद्युत का आवेश का जो बड़ा मात्रक है, बिग यूनिट है चार्ज का, वो होता है फैराडे। देखिए फैराडे अलग है, फैरड अलग है, ठीक है। फैराडे जो है वो वैद्युत आवेश का बड़ा मात्रक है और एक फैराडे में यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 96,485 गुलाम या 96,500 गुलाम होते हैं, किसमें? एक फैराडे में। जबकि फैरड क्या होता है? वैद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, ठीक है, उसको हम कहते हैं यहाँ पर फैरड। ये बात आपको ध्यान रखनी है। वैद्युत आवेश देखिए संरक्षित रहता है, इसके गुण यही है कि वैद्युत आवेश संरक्षित रहता है। वैद्युत आवेश क्वांटीकृत होता है, ठीक है, अथवा मतलब अर्थात किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणक होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश कहते हैं। ये बात आपको कंठ में बांध लेनी है, एकदम दिमाग में रख लेना है, ठीक है। फिर यहाँ पर है मूल आवेश
इसको न्यूनतम आवेश भी बोलते हैं। इसका मान 1.6 इंटू 10⁻⁻1 कूलाम होता है। इसका फॉर्मूला की Q इक्वल टू एन ही होता है, ठीक है। जहाँ पे Q आपको पता है ये कूलाम है, और E आपका मूल आवेश है जो 1.6 × 10⁻−19 कूलाम है, और N मतलब नंबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और देखिए यहाँ पर देखिए, जैसे क्वेश्चन यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक कूलाम आवेश में आपका जैसे Q इक्वल टू एन ही फॉर्मूला लगाएंगे तो N इक्वल टू Q अपान ही कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपका N इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 आएगा। तो N इक्वल टू 100-16 × 10⁻18। तो N इक्वल टू 6.25 × 10⁻18 आ जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर आप लोग देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए नोट कूलाम, यहाँ पर देखिए आप लोग को ये बात ध्यान में रखनी है कि कूलाम में जो संख्या होती है ई की, यानी वो यहाँ पर देखिए 6.25 इंटू 10⁻18, और एक माइक्रो कूलाम में ई की संख्या 6.25 × 10⁻12, एक नैनो कूलाम में ई की संख्या 6.25 × 10⁻9, एक पिको कूलाम में यहाँ पर ई की संख्या 6.25 × 10⁻16। देखिए यहाँ पर फिर स्थिर आवेश केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, परंतु गतिमान आवेश वैद्युत व चुंबकीय दोनों क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। त्वरित आवेश वैद्युत चुंबकीय तरंग को उत्पन्न करता है। समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित व विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वैद्युत आवेश के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। वैद्युत बल का आकर्षणात्मक तथा प्रतिकर्षणात्मक ये कुछ भी हो सकता है। वैद्युत बल संरक्षी बल है, वैद्युत असंपर्क बल है। वैद्युत बल व्युत्क्रम नियम के व्युत्क्रम नियम के वर्ग का पालन करता है। वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है, ठीक है। तो देखिए कूलाम का नियम क्या बोलता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कहा जाता है कूलाम का नियम, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। फिर वहाँ से यहाँ पर देखिए बल या कूलाम बल का फॉर्मूला क्या होगा। यहाँ पर देखिए जैसे लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है। जहाँ यहाँ पर E0 इसको ε0 बोलते हैं, ये इसको एप्साइलन बोलते हैं, और 1/, ये देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 1/47, ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये नियतांक है 9 × 10⁻9 मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर या कूलाम होगा। ε0 को वायु का निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं, और ε0 का मान जो है थीटा मतलब कूलाम इक्वल टू 8.8, ये थोड़ा सा कटा हुआ क्लियर नहीं है, पूरे 10⁻12 होता है। मात्रक कूलाम स्क्वायर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। आवेशों को किसी माध्यम में रख देने से उनके बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है वो घट जाता है। दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का लगभग 10/43 गुना होता है। अर्थात यहाँ पर देख लीजिए जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, दो प्रोटॉनों के बीच देखिए ये होगा, और दो प्रोटॉनों इलेक्ट्रॉनों के बीच ये होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए आप लोग आगे वैद्युत क्षेत्र, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये क्या होता है, तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। देखिए कोई भी आवेश है उसके चारों ओर का एक ऐसा आवेश जिसमें कोई दूसरा आवेश उसके संपर्क में आया तो वो आकर्षण महसूस करेगा या प्रतिकर्षण महसूस करेगा, तो वही आपका यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इकाई आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि यानी दिशा भी होगा, परिमाण भी होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक यहाँ पर आपका न्यूटन पर कूलाम होगा या वोल्ट पर मीटर होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपका E = F/G होगा, ठीक है। वैद्युत विभव, ठीक है, स्थिर वैद्युत विभव भी इसी को बोलते हैं, स्थिर वैद्युत विभव। तो एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। और वैद्युत विभव आपको ध्यान रखना है अदिश राशि है, मतलब सिर्फ परिमाण ही होगा, दिशा नहीं होगी। वैद्युत यहाँ पर देखिए वैद्युत विभव का एसआई मात्रक आपका सिस्टम इंटरनेशनल में मात्रक वोल्ट या जूल पर कूलाम होता है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे कूलाम होता है,
1 जूल पर कूलाम, ठीक है। स्थिर क्षेत्र के अंदर दो बिंदुओं के विभव अंतर को विभवांतर बोलते हैं, यानी स्थिर क्षेत्र के, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र है, उसके अंदर दो बिंदुओं के विभव का जो अंतर होगा उसको विभवांतर विभव का अंतर यानी विभवांतर, ठीक है। नोट में देखिए क्या लिखा हुआ है कि विभव, यहाँ पर देखिए विभव, विभवांतर तथा विद्युत वाहक बल, तीनों का जो मात्रक है वो वोल्ट या जूल पर कूलाम होता है। और विभवांतर V = W/G होगा। वीमा यहाँ पे जो है mL²T-2 होगा पावर में। और आवेश के तल को देखिए भी पूछा जाता है वैद्युत विभव की, तो आवेश के तल को वैद्युत विभव बोलते हैं। यहाँ पर देखिए किसी चालक द्वारा आवेश संचय करने की क्षमता को यहाँ पर क्या कहते हैं, थोड़ा सा कट गया है, ठीक है, ये हम बता देंगे आपको। वैद्युत धारिता की इकाई, पता नहीं क्या क्लियर नहीं हो पा रहा है यहाँ पर, ठीक है। वैद्युत धारिता अदिश राशि है। वैद्युत आवेश संचय करने की क्षमता को वैद्युत धारिता बोलते हैं। पृथ्वी के विभव को शून्य माना जाता है, ठीक है। भू संपर्कित वस्तु का विभव शून्य होता है। वस्तु जो है आपका विभव यहाँ पर शून्य होगा, भू संपर्क में रहेगा तो। और पृथ्वी की वैद्युत धारिता अनंत होती है। देखिए संधारित्र, जिसको कैपेसिटर बोलते हैं, वो क्या होता है, तो आवेश या वैद्युत ऊर्जा संचय करने की एक युक्ति होती है। संधारित्र में क्षणिक धारा बहती है। जहाँ अधिक धारा की आवश्यकता होती है वहाँ संधारित्र का उपयोग करते हैं। देखिए पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। चालक या इसी को सुचालक बोलते हैं। दूसरा कुचालक, मतलब चालक यानी कंडक्टर या सुचालक, कुचालक मतलब इंसुलेटर, और अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर, ठीक है। देखिए वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत का संचालन आसानी से करते हैं उन्हें चालक या सुचालक या कंडक्टर बोलते हैं। धातुएं देखिए विद्युत की सुचालक होती हैं। कोई भी धातु हो, सोना हो, चांदी हो, कॉपर हो, तांबा हो, विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक या चालक या कंडक्टर होती हैं। वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत का संचालन नहीं होने देते उसको कुचालक बोलते हैं, यानी इंसुलेटर बोलते हैं। और वे पदार्थ जिनकी चालकता कुचालकों व सुचालकों के बीच की होती है उन्हें हम कहते हैं यहाँ पर सेमी कंडक्टर, ठीक है, यानी अर्ध सुचालक, अर्धचालक या अर्ध सुचालक। वैद्युत का सबसे अच्छा चालक देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, चांदी यानी Ag होगा। सबसे अच्छा यहाँ पे अर्जेंटम यानी Ag होगा। उसके बाद से क्यूपरम होगा, फिर एल्यूमिनियम होगा, फिर फेरस यानी आयरन होगा। अर्धचालकों में आपका सिलिकॉन होगा और जर्मेनियम होगा, ठीक है। ये चौथे आवर्त में है दोनों। देखिए यहाँ पर धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कुचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो नगण्य होती है। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक करंट, आवेशों के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, यानी वैद्युत धारा क्या होती है, तो आवेशों के प्रवाह की दर जो है, यानी जो द रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ, मतलब द रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ आवेश को, जो मतलब अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं, तो उसी को जो है यहाँ पर कहते हैं आपका वैद्युत धारा। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला I = Q/T होगा। वैद्युत धारा अदिश राशि है, ये भी आपको ध्यान में, 1 सेकेंड। यहाँ पर देखिए वैद्युत धारा का जो मतलब वैद्युत धारा अदिश राशि है और ये मूल राशि है, ठीक है। और वैद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक आपको पता भी होगा, एम्पियर या इसी को कूलाम पर सेकंड कहते हैं। 1 एम्पियर में 1 कूलाम पर सेकंड होता है, यानी I = Ne/T इसका फॉर्मूला होता है। फिर देखिए यदि 1 सेकंड में एम्पियर की एक सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, तो वही फार्मूला लगाएंगे I = Ne/T। तो यहाँ पर 1 = n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻9 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए n = 6.25 इंटू 10⁻18 आएगा, ठीक है। अब देखिए 1 एम्पियर में 6.25 × 10⁻18 यहाँ पर जो है होते हैं। और 1 मिली एम्पियर बराबर 6.25 × 10⁻15, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 6.25 × 10⁻12, 1 नैनो एम्पियर बराबर 6.25 × 10⁻9, 1 पिको एम्पियर बराबर 6.25 × 10⁻6, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए वैद्युत धारा आपको पता होना चाहिए, अमीटर से मापते हैं, ये अधिकतर पूछ लिया जाता है 1 नंबर के या बड़े क्वेश्चनों में भी। अमीटर का, यह देखिए अमीटर का जो सिंबल है, प्रतीक ऐसे होगा
और यहाँ पे बीच में ए लिखा होगा, यही आपका एमीटर का प्रतीक होता है। और एमीटर को समांतर क्रम में नहीं श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और आदर्श एमीटर का प्रतिरोध 0 यानी 0 होगा। वैद्युत धारा दो प्रकार की होती है, आपको पहले भी आप लोग जूनियर कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे 6, 7, 8 में। एक होती है दिष्ट धारा जिसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट, और दूसरी होती है प्रत्यावर्ती धारा जिसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, वह धारा जिसका परिमाण व दिशा समय के सापेक्ष नहीं बदलता उसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए ग्राफ में दिखाया गया है, दिष्ट धारा का ग्राफ है। यहाँ पर देखिए ये समय है और ये बदल रहा है, लेकिन इसकी जो धारा है वो नहीं बदल रही है, तो यही आपकी दिष्ट धारा की है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए वह धारा जिसका परिमाण लगातार बदलता है, वह दिशा जो है वो आवर्त रूप से बदलती है, उसे हम कहते हैं एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट। वह युक्तियाँ जो एसी को डीसी में यानी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बोलती हैं उसको दिष्टकारी बोलते हैं। यानी यहाँ पर रेक्टिफायर बोला जाता है, जो एसी को डीसी में बदल देती हैं यानी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में, और जो डीसी को एसी में बदलेंगी यानी डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट में, उसको इन्वर्टर बोलते हैं। ये आप लोगों को कई सारे लोगों को घर में लगा भी होगा इन्वर्टर क्या होता है। तो ये डीसी को एसी में बदलता है, डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में, और जो अल्टरनेटिव को डायरेक्ट में बदलता है उसको रेक्टिफायर बोलते हैं। धातुओं में वैद्युत चालन होता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका अर्धचालकों जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें वैद्युत का चालन मुक्त इलेक्ट्रॉनों व कोटर यानी हेल के कारण होता है। वैद्युत अपघट्यों में वैद्युत का चालन आयनों जो मतलब धन व ऋण दोनों प्रकार का आयन उनकी उपस्थिति के कारण होता है। गैसों से वैद्युत चालन होता है मुक्त ई माइनस मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन व धनायन के कारण। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों का उष्मीय वेग होता है तो 10 पर 5 मीटर पर सेकेंड। चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्कर करने के लिए औसत समय में जो यहाँ पर श्रांति काल होता है 1 सेकेंड, या इसको रिलैक्सेशन बोलते हैं, उसको बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा दो क्रमागत टक्कर करने में तय किए गए औसत दूरी को माध्य मुक्त पथ यानी मीन फाल पथ बोलते हैं। और इन्वर्टर देखिए ये पे मैंने लिख भी दिया है कि इन्वर्टर जो है वो डीसी को एसी में बदलता है, और जो रेक्टिफायर है दिष्टकारी है वो एसी को डीसी में बदलता है। फिर यहाँ पर देखिए नोट में लिखा गया है कि I/V इक्वल टू ये नीतांक होता है। यह सत्य है परंतु ओम का नियम नहीं है। ठीक है, देखिए विभवांतर व वैद्युत धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध ये भी बोला जाता है कि वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, तो विभवांतर व वैद्युत धारा का जो अनुपात होगा जो उनका रेशियो होगा उसको यहाँ पर जो है विभवांतर यानी जो है वैद्युत प्रतिरोध बोलते हैं। फार्मूला R/V/I होता है, और वोल्ट या एम्पियर को ओम कहते हैं। 1 ओम बराबर आपका 1 वोल्ट पर एम्पियर होगा। और वैद्युत प्रतिरोध का बीमीय सूत्र देखिए लिखा हुआ है डायमेंशनल फार्मूला ml²। 1 सेकेंड, हाँ देखिए अरे यार 1 मिनट, देखिए ml² t पर -3a इनवर्स। ठीक है, ओम का नियम लागू होता है धात्विक चालकों के लिए। धात्विक चालकों के लिए विभवांतर यानी जो V है और धारा यानी I है उनके बीच खींचा गया ग्राफ सरल रेखीय होता है। देखिए यहाँ पर खींचा भी गया है ग्राफ है, ये विभवांतर है और यहाँ पर जो है यहाँ पर इसका जो धारा है, तो यहाँ पे जो है ये यहाँ पर सरल रेखीय है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए चालकों के लिए विभवांतर धारा ग्राफ की प्रवणता प्रतिरोध के बराबर होती है, अर्थात प्रवणता बराबर प्रतिरोध होगा यानी R = tan होगा। यहाँ पर R2 जो है वो R1 से बड़ा होगा, ग्राफ भी देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, फिर आगे देखिए आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो चालकों के लिए विभवांतर धारा ग्राफ निम्नवत देखिए दो चालकों के लिए विभवांतर धारा ग्राफ निम्नवत है, तो इनके जो है यहाँ पर प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा, तो R1/R2 60/1030 होगा, तो R1/R2 = 3/1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है इलेक्ट्रिसिटी का पहला लेक्चर अपना यानी लेक्चर नंबर 15 कंप्लीट किया है। अब आगे की जो बातें हैं वो हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 16, 17 और 18 में। तो अगले लेक्चर के लिए जुड़े रहें एग्री थिंकर्स के साथ। यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिसिटी हमने शुरू करा दिया है। हमने इलेक्ट्रिसिटी का भी जो है 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया है, तो एक पार्ट हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है,
तो मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो में। अगले फिजिक्स के लिए जुड़े रहें। फिजिक्स के अगले वीडियो के लिए लगभग 20 मिनट का लेक्चर हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर जो है मैं आपको बता चुका हूँ। हम अब अगर आपका 50 नंबर थ्योरी का होता है फिजिक्स में, तो उसमें से हमने लगभग आपको 40 नंबर लेक्चर नंबर 14 तक कंप्लीट कराया है। अब लेक्चर नंबर 15 यानी आज का और 16, 17, 18 यहाँ पे हमने आपको 50 का 50 नंबर फिजिक्स में आपको कवर करा देंगे 17, 18 लेक्चर में। ठीक है, तो ये जो पीडीएफ है नोट्स की, इसके लिए जुड़ेंगे टेलीग्राम चैनल के साथ, और वहाँ पर आज ही इसका पीडीएफ मैं अपलोड करूँगा। वहाँ से डाउनलोड करके आपको अपने पूरे नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, और उसको आपको रिवीजन करना है, एकदम पूरा रट के जब पी जाना है, फिजिक्स को एकदम समझ लेना है। क्योंकि मैं कोशिश भी करता हूँ कि आपको चीज़ें कम याद कराई जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए और अपनी क्वेरीज आप हमसे पूछ के सॉल्व करा सकते हैं। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिख दीजिए, उसका हम आंसर कर देंगे। और इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी का कल्याण हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, और जुड़े रहें एग्री थिंकर्स के साथ।